Hello everyone, welcome to my channel Study with Chopras. Today we will do last part of this chapter 2, that is diversity in the living world. So we'll discuss the question answers. हमने पिछले chapters में जो है पूरा इसका line by line explanation पिछले 3 parts में देख लिया है. Now this is the last part wherein we will discuss the question answers or let us enhance our learning. So question 1, here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venation of their plants? So two types of seeds दिए हुए हैं, wheat है और kidney beans, जो कि राजमा के नाम से फेमस है. तो इनमें जो है हमारे को किस तरह का रूट मिलता है और किस तरह का लीफ वेनेशन मिलता है, दैट वी हैव टू आंसर. तो फीचर्स रूट सिस्टम के क्या क्या हैं? रूट सिस्टम में वीट इज अ मोनोकोट, राइट? वीट इज मोनोकोट एंड किडनी बीन्स इज डाइकोट. तो मोनोकोट्स में क्या होता है? जनरली फाइबर रूट सिस्टम होता है, और जो डाइकोट्स होता है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है रूट्स का. देन रूट के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं? फाइब्रस में डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट्स, एंड टैप रूट में इट इज़ अ सेंट्रल थिक टैप रूट विद लेटरल ब्रांचेस. लीफ वेनेशन कैसा होता है? फाइब्रस में इट इज़ अ पैरेलल वेनेशन, जो वेन्स हैं वो पैरेलली रन करती हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन होता है जो कि डाइकोट्स होते हैं. इसका सबका डेफिनेशन जो है हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है. अगर आपको नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देख लीजिए अच्छे से. इन दिस वीडियो आई विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. और अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. लीफ वेनेशन इसमें जो होता है, वेन्स रन पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ. क्योंकि पैरेलल वेनेशन होता है तो इसलिए पैरेलल ही रन करती हैं. और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? जालीदार होती हैं. नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस वेन्स विद अ परमानेंट मिडरिप. सो दिस इज द आंसर. यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम द वीडियो इन योर नोटबुक्स. Question 2, names of some animals are given below. Group them based on their habitats. तो ये यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, हमने उनकी ग्रुपिंग करनी है बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स. राइट द नेम्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए. ए में हमें एक्वाटिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं, बी में जो है हमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम लिखने हैं, और एंटर द नेम ऑफ एनिमल लिविंग इन बोथ ए एंड बी, दैट इज लैंड और एक्वाटिक दोनों जो एनिमल जहाँ रहते हैं उनको सी में लिखना है, और ये हमें क्वेश्चन करना है. तो ए में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं? हॉर्स है, डॉल्फिन है, फ्रॉग है, शीप है, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवर्म, पिजन एंड टॉर्टोइस. तो एक्वाटिक एनिमल्स इसमें से कौन कौन से हैं? ए में हमें एक्वाटिक एनिमल्स लिखने हैं, तो इसमें हॉर्स नहीं है, डॉल्फिन है, उसके बाद फ्रॉग है, नहीं, फ्रॉग इज अ animal which is an amphibian who lives in both. So next is whale. So these are aquatic animals. So dolphin and whale आ जाएंगे हमारे ए के अंदर. नेक्स्ट बी में जो है हमारे शीप है, हॉर्स है, उसके बाद स्क्विरल है, अर्थवर्म है और पिजन है. सो दिस विल कम इन बी. और सी में क्या आएगा? सी में आएगा हमारा फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस. दे कैन लिव इन बोथ. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. मनुज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन. तो मनु की जो मदर है उसके पास एक किचन गार्डन है जिसमें किचन के से रिलेटेड वो किचन में यूज होने वाले पौधों को लगाती है. वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सोयल. तो एक दिन वो मूली निकाल रही थी. शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट. तो मनु को उसने बताया कि जो मूली है वो एक तरह की रूट होती है. एग्जामिन रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज. तो आप भी अपने घरों में रेडिश ले लीजिए और उसको एग्जामिन करके लिखिए व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट. तो अगर हम रेडिश लेके देखें तो इट इज नोन एज अ रूट नोन एज टैप रूट. टैप रूट्स आर थिक प्राइमरी रूट्स दैट ग्रो डीप इन द soil अदर देन दोज विद अ कॉनिकल शेप. लीफ वेनेशन इसमें जो होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है विच इज अ टाइप ऑफ डाइकोट प्लांट. This venation pattern consists of a prominent central vein with smaller veins branching out forming a network. तो इसमें से जो एक सेंट्रल वेन निकलती है और जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो एक जालीदार बना लेती है. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. तो ये हमारा रेडिश का वेनेशन एंड टैप रूट का सिस्टम हो गया है.
Now question 4, look at the image of a mountain goat and a goat found in the plains. तो ये mountain goat है, ये जो नॉर्मल प्लेन्स पे जो गोट पाई जाती है वो है. पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो इसमें हमें क्या करना है, उनमें समानताएं और असमानताएं, भिन्नताएं दोनों बतानी है. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिफरेंसेस, और हमें जो बातें भिन्न हैं उनके रीजंस भी बताने हैं. तो अगर हम ध्यान से इनको ऑब्जर्व करें तो बोथ द गोट सिमिलैरिटीज क्या है कि बोथ आर गोट्स, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड दे ईट both eat herbivore diet, so they eat only plants, roots, stems, leaves, etc. डिफरेंसेस क्या होंगे, माउंटेन गोट के जो होते हैं, इट इज इफ यू सी हेयर, देखिए आप इसके जो होते हैं थिक हेयर होते हैं, लॉन्ग फर होता है, क्योंकि ये माउंटेन में रहती है तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती है. और वेरएज प्लेन्स में जो गोट रहती है उसके शॉर्ट फर होता है, सूटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट्स. जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्कुलर, अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेन्स. तो जनरली जो होती है ज़्यादा मस्कुलर होती है माउंटेन गोट, क्योंकि इसको रॉक्स में चढ़ना होता है. और जो प्लेन्स वाली गोट होती है वो लीनर बिल्ड होता है, उसका पतला ढांचा होता है, क्योंकि इसको फ्लैट और ओपन एरियाज में चलना होता है. माउंटेन गोट्स हैव स्पेशलाइज्ड हूव्स. इनके जो हूव्स होते हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, ताकि जो है वो ग्रिप को बेटर पकड़ सके रॉक्स में. वेरएज जो इसके हूव्स होते हैं, वो जो खुर होते हैं, हूव्स मतलब खुर जो होते हैं, वो सूटेबल फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट एंड ग्रासी लैंड्स होते हैं. तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं माउंटेन गोट एंड प्लेन्स की गोट में. Question number 5. Group the following animals into two groups based on any other feature than those discussed in the chapter. तो ये एनिमल्स दिए हैं, तो हमें जो भी ऑलरेडी ग्रुपिंग कर ली है उसके अलावा कोई नया ग्रुपिंग सोचना है. तो काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइस, वेल, फिश, ग्रासहोपर एंड लिजर्ड दिए हैं. तो हम इनको क्या करेंगे, सम आर फ्लाइंग एनिमल्स एंड सम आर नॉन फ्लाइंग एनिमल्स, तो इसमें ग्रुपिंग कर लेंगे. तो फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल इज अ काइंड ऑफ ग्रुपिंग वी हैव मेड. और फ्लाइंग एनिमल्स में हमारा हो गया पिजन, बैट, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर, एंड नॉन फ्लाइंग में काउ, टॉर्टोइस, वेल, फिश एंड लिजर्ड. तो ये हमारा ग्रुपिंग हो गया, जो कि चैप्टर में डिस्कस भी नहीं किया है. Question 6. As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो अब इसमें जो है हमारे को ये बताया गया है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत अपनी लाइफ कंफर्टेबल चाहिए, तो उसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है. तो ये इसमें दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं कि एक तो फॉरेस्ट को काटा जाने से हमारी सराउंडिंग पे क्या असर पड़ रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन का क्या असर पड़ रहा है, एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस द चैलेंज, और हमने इसको कैसे इसका समाधान करना है. तो दो क्वेश्चन है इसमें. तो पहले तो हम इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिख देंगे कि डिफॉरेस्टेशन होने से बहुत जीव जंतुओं की जो घर है, हैबिटेट है, वो छिन जाता है, तो वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है उस एरिया में. चेंजेस इन क्लाइमेट होते हैं, सॉयल इरोजन हो जाता है, अगर पहाड़ टूट जाते तो मिट्टी इधर उधर बह जाती है, वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन हो जाता है, वाटर साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी घट जाता है. तो एड्रेसिंग द चैलेंज, हाउ डू वी नाउ एड्रेस दिस चैलेंज, वी हैव टू make protected areas, establish more national parks and wildlife sanctuaries to protect existing forests. तो यहाँ पे हम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स बना सकते हैं ताकि उनको कोई छेड़े नहीं. देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एंगेज लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो हम जो है वेरियस आसपास जो रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको भी ये ड्यूटी लगा सकते हैं. वी शुड प्लान मोर ट्रीज नियर आर सराउंडिंग्स, और हमें आसपास जो है ज़्यादा पेड़ लगाने हैं. लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज दैट प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन. और हम लीगल तरीके से भी इसको हैंडल कर सकते हैं बाय एनफोर्सिंग सर्टेन लॉज, कुछ कानून ऐसे बना के ताकि जो है इस तरह की इलीगल डिफॉरेस्टेशन या फिर लॉगिंग जो है वो नहीं हो. क्वेश्चन 7. एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी. तो फ्लो चार्ट दिया है यहाँ पे, तो ए और बी आउटकम्स हैं, तो हमें बताना है कि ए और बी क्या हो सकते हैं. तो प्लांट, यस. डज इट हैव लीव्स, यस. डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यस और नो. अगर यस है तो these are plants that have reticulated venation in their leaves. तो examples could be mango, hibiscus, rose, chickpea, mustard. ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. और अगर उसकी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो they will have a parallel venation.
So these are plants that do not have reticulate venation and have parallel venation. So examples will be wheat, maize and grass. तो ये हमारा A and B define हो गया. Next question. Raj argues with his friend Sanjay that Gudhal plant is a shrub. What questions can Sanjay ask for clarification? तो अगर कोई भी चीज़ shrub है, herb, shrub and tree, तो shrub के क्या classification होते हैं? तो he will ask what is the nature of its stem, कि वो मोटी है या पतली है, what is the height of the Gudhal plant, उसका height कितना है, छोटा है या बड़ा है, और is the stem of the Gudhal plant woody, और उसकी जो stem है वो woody है या नहीं. तो based on these answers he will decide whether it is a shrub or a herb. Now based on the information in the table, find out examples of these plants for each group. तो ग्रुप ए है, इसका सीड टाइप इज डाइकोट, टाइप रूट इज अ टाइप ऑफ रूट. तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है रोज, मैंगो, रेडिश, कैरेट एंड हिबिस्कस. और अगर मोनोकोट है, फाइब्रस रूट्स हैं, तो इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? इट कुड बी ग्रास, व्हीट, अनियंस, मेज एंड राइस एक्सेट्रा. अच्छा, अभी सेकंड है व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव. ग्रुप ए में जो प्लांट्स हैं उसकी अदर क्या सिमिलैरिटीज होंगी? तो दे विल हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स, क्योंकि इसमें जो है टैप रूट है, टैप रूट में जनरली क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है. सिमिलरली प्लांट्स इन ग्रुप बी जनरली हैव लीव्स विद पैरेलल वेनेशन, क्योंकि इसमें मोनोकोट्स हैं, फाइब्रस रूट्स हैं, तो वो उसमें जनरली पैरेलल वेनेशन होता है. दिस इज द आंसर. Question 10. Observe the labeled part of a duck in the picture given below. तो ये webbed feet दिखाए हैं duck के. What differences do you observe in the feet of duck compared to other birds? अगर हम duck के feet देखें, जो कि webbing यहाँ पे लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक फिंगर से दूसरी फिंगर अटैच्ड है थ्रू अ वेब्ड स्ट्रक्चर. लेकिन अगर हम पिजन के देखें तो ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं. तो विच एक्टिविटी would be duck be able to perform using this part? तो डक और पिजन है, तो डिफरेंसेस क्या है? डक के वेब्ड फीट है, पिजन डज नॉट हैव वेब फीट, हैज रेगुलर बर्ड फीट विद सेपरेट टोज. तो इसकी जो टोज है वो सेपरेट है. So activities, what activities duck can perform with web feet? So it can swim. So web feet help the duck to paddle through water efficiently. Then walking on muddy or wet surfaces. So web feet provide stability and prevent the duck from sinking. तो वेब फीट की वजह से वो एक स्टेबिलिटी महसूस करती है, और अगर वो कहीं मडी या वेट सरफेस पे है तो वो सिंक होने से बच जाती है. तो वेब फीट ऑफ अ डक आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, अलाउइंग इट टू मूव स्मूथली इन वाटर. तो जनरली जो वेब्ड फीट होते हैं उसको पानी में चलने में बहुत आसान कर देते हैं. तो इस तरीके से अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड, ऑल द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वी हैव डिस्कस्ड. सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इनके वीडियोस को देख लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to subscribe to my channel. I need lot of motivation from your side that you like my videos, and only I will keep on making. So please subscribe to my channel and share it with your friends, like and comment also. And till the next video, have a good day, happy learning, bye bye.